ओह, कितनी सुंदर हो तुम प्रियंवदा। चंदन जैसा मुख है तुम्हारा और बांसुरी जैसी काया और केश जैसे कोई नागरानी। तुम्हारे रूप के आगे कौन टिक पाएगा। देखना एक दिन इसी राजमहल में कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा जो तुम्हें सोने की पालकी में अपने साथ ले जाएगा। खुद से बातें करती हुई ये है राजकुमारी प्रियंवदा, जो सुंदरनगर के राजा वीरभद्र सिंह की इकलौती संतान थी। प्रियंवदा देखने में काफी सुंदर थी और इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। अरे सुगंधा बेटी, जरा पीने के लिए पानी तो देना थोड़ा सा। ये लो बाबा, और खाना भी तैयार है। आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटिया, मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ बाबा, आप हंस क्यों रहे हो? पता है बेटिया, तुम्हें जब भी देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। बिल्कुल उसी की छाया हो तुम, उतनी ही सुंदर और उतनी ही समझदार। बाबा, कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटी, दुखी मत हो। वो जहाँ भी है हमें खुश देख कर खुश ही होगी। ये है हरिया और उसकी बेटी सुगंधा। हरिया सुंदरनगर में कुम्हार का काम करता था। हरिया की पत्नी की मौत कुछ साल पहले हो गई थी और तब से सुगंधा ही घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसका रूप हमेशा खिला खिला ही रहता था। जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी प्रियंवदा थी। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं राजकुमारी प्रियंवदा। आज तो मतलब मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूँ दासी। जी क्षमा राजकुमारी, मेरे कहने का मतलब था आज आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आज तो आपको चाहे जो राजा या राजकुमार देख ले, वो आप पर मोहित होकर मूर्छित ही हो जाए। सही कहा। पूरे सुंदरनगर राज्य में मेरे जैसा रूप किसी का नहीं। अब हाँ राजकुमारी। क्या हुआ दासी, तुम इतना विचार करके क्यों बोल रही हो? नहीं तो राजकुमारी, आप ही सबसे सुंदर हैं। हाँ सच में। जो मन में है मुझसे वो कहो, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। वो राजकुमारी, नगर में कुम्हार है हरिया, उसकी बेटी, उसका नाम सुगंधा है। सुना है बड़ी सुंदर है। दिन भर मिट्टी में काम करके भी उसका रूप नहीं कुम्हलाता। दासी के मुंह से सुगंधा के रूप की तारीफ सुन प्रियंवदा बुरी तरह से जल गई। वो अपनी आंखों से सुगंधा को देखना चाहती थी, तो वो फौरन ही अपनी पालकी में बैठी और सीधा हरिया कुम्हार के आंगन में जा पहुंची। उसने देखा चेहरा सोने की तरह दमक रहा था और उसके लंबे बाल घुटनों तक आ रहे थे, जो उसके रूप में चार चांद लगा रहे थे। सुगंधा का इतना सुंदर रूप देखकर प्रियंवदा गुस्से से आग बबूला हो गई और फिर, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक साधारण सी लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। राजकुमारी सुंदरता पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो तो ईश्वर का दिया सौभाग्य होता है। नहीं, मैं उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दूंगी दासी। तुम जाकर एक ऐसा विष तैयार करो जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। लेकिन राजकुमारी, हम उस लड़की के प्राण नहीं ले सकते। महाराज को पता चला तो? किसने कहा कि मैं उसके प्राण लेना चाहती हूँ? मुझे नफरत तो उसके लंबे बालों से है, जो उसे मुझसे ज्यादा सुंदर बना रहे हैं। मैं चुपके से उसके बालों में ऐसा लेप लगाऊंगी कि उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। फिर देखूंगी कि कैसे वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। जाओ, अब जाकर वो करो जो मैंने कहा है। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी प्रियंवदा के कहने पर दासी ने विष से भरा हुआ एक लेप तैयार किया और फिर रात के अंधेरे में राजकुमारी अपनी दासी के साथ चुपचाप हरिया के घर पहुंची, जहां सुगंधा जमीन पर चटाई डालकर सो रही थी। उसके घने बाल देखकर प्रियंवदा को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन उस विषैले लेप को सुगंधा के बालों पर लगा दिया। लेकिन उसके बाद अगली सुबह जो हुआ, उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हे भगवान, ये क्या है? क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटी, तुम्हारे बाल। क्या हुआ मेरे बालों को बाबा? अपने बाबा की बात सुनकर सुगंधा अपने बालों को हाथ में पकड़ती है, जो अब काले की जगह एकदम सुनहरे हो गए थे और अब सुगंधा पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उधर राजमहल में प्रियंवदा भी मुस्कुरा रही थी। दासी, अब तक तो उस बेचारी के सारे बाल जलकर टूट गए होंगे। उसकी सारी सुंदरता एक झटके में खत्म हो गई होगी। अब तो निश्चित ही इस पूरे सुंदरनगर में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। हाँ राजकुमारी, इसमें कोई संदेह नहीं। दासी की बात सुनकर प्रियंवदा जोर जोर से हंसने लगी। वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सुगंधा के सुनहरे बालों के बारे में अब पूरे नगर को पता चल चुका था। हर कोई सुगंधा को देखने उसके घर पहुंच रहा था। हे भगवान, ये तो सच है। तेरे बाल तो वाकई बदल गए सुगंधा। पता नहीं मौसी, कल तक तो सब ठीक था। मेरे बाल काले थे, पर जब मैं सुबह उठी तो मेरे बाल एकदम सुनहरे हो गए। माता की कृपा है तुझ पर। पता नहीं क्या जादू हुआ है,
पर तू तो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी है। उस औरत की बात सुनकर सुगंधा शर्मा गई। सुगंधा के सुनहरे बालों की बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर नगर का सबसे बड़ा सुनार भी हरिया के घर आ पहुंचा। अरे रामकिशन जी, आप क्यों पधारे? मुझे ही बुलवा लिया होता। नहीं नहीं हरिया, सुना है तुम्हारी बेटी पर माता की कृपा हुई है, उसके बाल सुनहरे हो गए हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए रामकिशन जी। तो बुलाओ अपनी बेटी को, जरा उसके बाल तो दिखाओ। रामकिशन ने सुगंधा के बालों को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। और फिर, क्या हुआ रामकिशन जी? ये बाल सिर्फ सुनहरे रंग के नहीं है, बल्कि असली सोने के हैं। ये तो सच में चमत्कार ही है। पर ये सब हुआ कैसे भाई? हरिया ने उस सुनार को सारी बात बताई। माता का चमत्कार मानकर रामकिशन ने सुगंधा के आगे हाथ जोड़ लिए और वहां से चला गया। अब तो नगर का बच्चा बच्चा सुगंधा के सुनहरे बालों के बारे में जान गया था। और फिर जल्दी ही ये खबर प्रियंवदा तक भी पहुंच गई, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दासी, दासी! जी राजकुमारी। राजकुमारी की बच्ची, तुमने क्या मिलाया था उस लेप में? माता रानी की सौगंध राजकुमारी, उस लेप में जहरीला विष ही था, जिससे उस सुगंधा के बाल जल जाने चाहिए थे, पर पता नहीं कैसे वो सोने के बन गए। अगर ऐसा है तो एक काम करो, जाओ वो लेप फिर से लेकर आओ और उसे फौरन मेरे बालों पर लगा दो। लेकिन राजकुमारी, जितना कहा गया है उतना करो। प्रियंवदा ने उसी लेप को अपने बालों पर अच्छे से लगवाया और फिर आराम से सो गई। लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। अपने आप को शीशे में देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसे इस हाल में देखकर उसकी दासी चुपचाप वहां से भाग निकली। और फिर प्रियंवदा ने रोते हुए कहा, हे माता रानी, ये क्या षड्यंत्र है? ये कैसी माया है आपकी मेरे सामने आई है? मेरे साथ अन्याय हुआ है, धोखा किया है आपने। उस गरीब कुम्हारिन को सोने के बाल और मुझे ये श्राप दिया आपने। कई दिनों तक माता रानी के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी प्रियंवदा के सिर पर एक भी बाल नहीं होगा। बड़े से बड़ा वैद्य भी कुछ नहीं कर सका। और तब जाकर प्रियंवदा को समझ आया कि ये सब उसके अपराध का दंड है, जिसे हर हाल में उसे भोगना ही पड़ेगा। फिर उसने खुद जाकर सुगंधा और उसके पिता हरिया को सारा सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कोई बात नहीं राजकुमारी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और ये विश्वास भी है कि माता रानी आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर आपको क्षमा कर देंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं माता रानी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सुगंधा से बात करके प्रियंवदा को बड़ी शांति मिली और फिर अगली सुबह वो चमत्कार भी हो गया, जिसकी उम्मीद प्रियंवदा ने छोड़ ही दी थी। उसके बाल उसे वापस मिल गए थे, जिन्हें देखकर प्रियंवदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने खुद की सुंदरता पर ध्यान न देकर अपने राज्य की जनता की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया, जिसके बाद वाकई वो सबके दिलों पर राज करने लगी। सुनीता की शादी होने वाली थी और वो शादी के जोड़े में अपनी सहेलियों के साथ बारात आने का इंतजार कर रही थी। इतनी देर में घर के बाहर बाराती गाना बजाते हुए डांस करते हुए आ गए। सुनीता की सहेलियां बारातियों को देखने लगी। तभी सुनीता की एक सहेली ने हंसते हुए कहा, सुनीता, उस लड़की को देख, उसकी 5 चोटी है। अरे वही तो, बालों में 5 चोटी कौन बनाती है? सुनीता ने भी देखा, वो लड़की काफी डरी हुई थी। उस लड़की को देखकर ही समझ आ रहा था कि उसे लोगों के हंसने से बहुत बुरा लग रहा था। सुनीता ने अपनी सहेलियों को हंसने से मना किया। हंसना बंद कर, इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो लड़की कितनी डरी हुई है, देख जरा। अगर लोग तुझ पर ऐसे हंसते तो तुझे अच्छा लगता? ये सुनकर सुनीता की सहेलियां चुप हो गई। सुनीता को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगा। खैर, सुनीता की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। उसकी सास विमला ने उसकी आरती उतारी। आओ बहू, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। आओ, मेरी बेटी से मिलो। ये पूर्णिमा है, मेरी बेटी यानी कि तुम्हारी ननद। सुनीता ने देखा कि ये वही 5 चोटियों वाली लड़की है। उसे नहीं पता था कि ये लड़की ही उसकी ननद है। अच्छा, तो तुम हो मेरी ननद? मैंने सुना तो था कि मेरी एक ननद है, लेकिन देख पहली बार रही हूँ। देखोगी कैसे बहू, 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो गया। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि मानो एक बुलेट ट्रेन हमारे घर के ऊपर से गुजर गई हो। आप बहुत सुंदर हो भाभी, और तुम भी मेरी प्यारी ननद। मैं सुंदर कहाँ हूँ? देखिए ना, 5 चोटियां हैं मेरी। इसकी वजह से दिखने में बेकार लगती हूँ मैं। लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन 5-5 चोटियां क्यों हैं तुम्हारी?
इसके बाल इतने लंबे और घने हैं कि क्या ही बताऊं। 5 से कम चोटी होती ही नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। मैं तो परेशान हो गई हूं इन चोटियों से। ठीक है, अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं कोशिश करके देखूंगी। पूर्णिमा और सुनीता की अच्छी बन गई। पूर्णिमा कॉलेज में पढ़ती थी, वो कॉलेज में जाना नहीं चाहती थी। सुनीता ने कुछ दिन बिताया और पूर्णिमा से पूछा, तुम कॉलेज जाना क्यों नहीं चाहती हो? क्या करूंगी कॉलेज जाकर, सभी मुझ पर हंसते हैं। ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हारी चोटी ठीक कर देती हूँ। ठीक है, सभी ने कोशिश की लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, अब आप ही देख लीजिए। सुनीता ने बहुत कोशिश की, लेकिन 2 तो क्या, वो 5 से 4 चोटी तक भी नहीं आ पाई। सुनीता ने हार मान ली। नहीं, ये नहीं हो रहा, मुझे पता था नहीं होगा। पूर्णिमा, तुम बाल काट क्यों नहीं लेती? मैं तो काटना चाहती हूँ भाभी, लेकिन माँ काटने ही नहीं देती। वो क्यों? माँ कहती है कि लड़कियों को बाल काटकर छोटा नहीं करना चाहिए, अपशगुन होता है। लेकिन ये तो पुराने ख्यालात है ना। हाँ भाभी, अब माँ को कौन समझाएगा, माँ भी तो पुराने जमाने की ही इंसान है ना। सुनीता के पास बोलने के लिए और कुछ नहीं था, वो चुप हो गई। कुछ देर बाद सुनीता ने पूर्णिमा से पूछा, अच्छा पूर्णिमा, तुम्हें क्या बनना है, कुछ सोचा है? बनना तो मुझे मॉडल था भाभी, लेकिन अब लगता है मुझे शादी करके घर ही बसाना पड़ेगा। वो क्यों? इन चोटियों की वजह से। ऐसे 5 चोटियों वाली लड़की को कौन बनाएगा मॉडल, कोई चांस ही क्यों देगा लोगों को हंसाने के लिए? ये कहते हुए पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए, वो और कुछ बोल नहीं पाई। सुनीता को पूर्णिमा के दुख का एहसास हुआ। सच में पूर्णिमा बहुत दुखी है, बस इन चोटियों की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकती। मैं उसकी जगह पर होती तो मैं भी दुखी होती। सुनीता ये सब सोच रही थी कि तभी उसका पति मोहन घर आया। उसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। बिमला भी अपने कमरे से बाहर आई। क्या हुआ बेटा, तू इस वक्त कैसे लौट आया? बुरी खबर है माँ, मेरी नौकरी चली गई है। ये सुनकर सभी चौंक गए। क्या? लेकिन क्यों? कंपनी लॉस में चल रही है, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, उनमें से एक मैं भी हूँ। अब क्या होगा भैया? अब घर कैसे चलेगा, हम वैसे ही गरीब हैं, तू एक ही था कमाने वाला। सभी गहरी सोच में पड़ गए। कुछ दिन बीत गए। मोहन दूसरी नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन नौकरी मिलना आसान चीज थोड़ी है। मोहन की चप्पल घिस गई, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। उधर पूर्णिमा के कॉलेज में एग्जाम पास आने लगा। पूर्णिमा रोज कॉलेज जाने लगी। हर रोज उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। इसी तरह एक दिन वो कॉलेज से लौटकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी। क्या बात है पूर्णिमा, आज इतना क्यों रो रही हो? कॉलेज में एक बड़ी कंपनी से लोग आए थे, उन्हें मॉडल चाहिए, इसीलिए कल कॉलेज में एक प्रतियोगिता होगी। जो लड़की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट होगी उसी को वो लोग मॉडल बनाएंगे और ढेर सारे पैसे भी देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। कैसे भाग लूं भाभी, इन चोटियों की वजह से ना मैं सुंदर हूं और ना ही कॉन्फिडेंट। मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी भाभी, मेरी जिंदगी तो बेकार है। सुनीता को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, इधर आओ पूर्णिमा, यही मौका है, मैं तुम्हारे बाल काट देती हूँ। लेकिन माँ गुस्सा करेगी। जब तुम मॉडल बनकर लौटोगी तब सारा गुस्सा पिघल जाएगा। लेकिन आज मैं रहूंगी कहाँ, माँ तो मुझे देख लेगी। मैं तुम्हें लेकर मायके जाऊंगी। सुनीता ने पूर्णिमा के बाल काट दिए। पूर्णिमा बहुत सुंदर दिखने लगी, उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया। सुनीता उसे लेकर मायके चली गई और अगले दिन कॉलेज भी ले गई। पूर्णिमा को कोई पहचान ही नहीं पाया। लड़के तो उसे ताड़ने लगे, लड़कियों की बोलती बंद हो गई और वो जलने लगी। पूर्णिमा बहुत खुश हुई, उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत गई। उसे बहुत सारे पैसे मिले और एक मॉडल का काम भी मिल गया। उसे हर महीने 1 लाख मिलने वाला था। ये क्या किया तूने, बाल क्यों काटा? ये अपशगुन है। कैसा अपशगुन माँ, बाल काटने पर तो पैसे आए हैं, तो फिर तो ये अच्छी चीज हुई ना। पूर्णिमा ने सब कुछ कहा। महीने का 1 लाख सुनकर बिमला और मोहन दोनों पिघल गए। पूर्णिमा का सपना पूरा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।